हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिक्स के बारे में हमें पता है कि ऑप्टिक्स हम लोग किसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। वैसा फिज़िक्स का पोर्शन जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ये हमें पता है कि लाइट जो होता है उसमें दो बिहेवियर्स होते हैं। एक पार्टिकल्स बिहेवियर को भी वो शो करता है और दूसरा वेव बिहेवियर को भी शो करता है। तो लाइट के पार्टिकल्स बिहेवियर के बारे में जिस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोला जाता है रे ऑप्टिक्स, और जिसमें लाइट के वेव बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं उसको बोला जाता है वेव ऑप्टिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है और ह्यूमन आइज क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा है। यहाँ पे उन सारे बेसिक चीज़ों को तो हमें याद रखना ही है, उसके अलावा थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो दो पार्ट कौन कौन सा है? पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो पहले लेक्चर्स में यानी पहले हम लोग बात करेंगे इसमें अपने लेक्चर्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस के बारे में। उसके बाद जब ये प्लेन सरफेस हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस के बारे में कि कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन जब होता है लाइट का तो उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलते किसको है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि लाइट जब किसी चीज़ से जाके स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद फिर से वो जिस मीडियम से गया होता है उसी मीडियम में रिटर्न बैक आ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक इंसिडेंट लाइट जा रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक किया इस बाउंड्रीज से, और बाउंड्री से स्ट्राइक करने के बाद ये फिर सेम मीडियम में अपने जिस मीडियम से ये गया था उसी मीडियम में वापस आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे आ रहा है और एक प्लेन से बाउंड्री से स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक करने के बाद जस्ट ये रिफ्लेक्ट होके चला जा रहा है। जो इनकमिंग एरो का साइन है वो दिखा रहा है इंसिडेंट रे को, और जो आउटगोइंग एरो का साइन है वो आपको दिखा रहा है रिफ्लेक्टेड रे को। डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पे शो किया है नॉर्मल को। नॉर्मल जो कि ये सरफेस जो है, जो प्लेन सरफेस जिससे स्ट्राइक होके ये लाइट वापस जा रहा है, उस प्लेन सरफेस जिसका नाम हमने बाउंड्री दिया है, उस प्लेन सरफेस से जो 90 डिग्री एंगल पे है उसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बोल रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का पूरा प्रोसेस हुआ। लाइट आया, वॉल से स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद फिर रिटर्न उसी मीडियम में चला गया जिस मीडियम से ये आया था। इसके लिए कुछ लॉज भी दिए हुए हैं जो हमने पढ़ा ही है, पहले भी हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 10 में। तो वो होता क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? सबसे पहला उसका स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, उसमें दो स्टेटमेंट होता है। पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाइज इन सेम प्लेन, ये दूसरा स्टेटमेंट होता है।
यानी इन दो स्टेटमेंट्स के मिलने से हमारे पास रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो इसमें आई से जो हमने इंडिकेट किया है, पहले से भी आप लोग जानते हो कि यहाँ हमने इस डायग्राम में, आपके पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम को देखिए, उसमें आई से हमने इंडिकेट किया है इंसिडेंट एंगल को, आर से इंडिकेट किया है रिफ्लेक्टेड एंगल को। और लॉ क्या बताता है कि ये दोनों एंगल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एंगल सेम होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, पहले पॉइंट्स की अगर बात करें तो हमारे पास दिख रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। यानी जब लाइट किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाता है तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसके वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती, उसके फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंजेस नहीं आता है, बट उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ऐसा हमने देखा भी है कि जब लाइट किसी मीडियम पे जाके स्ट्राइक करता है तो हमें ज़्यादा ब्राइट दिखता है, ज़्यादा चमकीला दिखता है, लेकिन जब आप देखोगे कि वही लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी और बॉडी पे जाके मिल रहा है या किसी और बॉडी पे आपको दिखेगा, कहीं और दिखेगा, तो उसके ब्राइटनेस जो होती है वो कम हो जाती है। तो ब्राइटनेस यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से ही हम ब्राइटनेस को डिसाइड करते हैं। तो जब वो जाके स्ट्राइक कर रहा है तो उस समय इंसिडेंट है, और उसके बाद जब वो स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिटर्न बैक आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के समय उसका ब्राइटनेस हमेशा कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इफ़ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस द पाथ। अगर लाइट रे किसी सरफेस पे नॉर्मल जा रहा है, डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि जो लाइट रे है किसी सरफेस पे अगर नॉर्मल जा रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल जब वो जाएगा तब क्या होगा कि वो उसी डायरेक्शन में सेम पाथ पे वापस बैक चला आएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट बता रहा है। ये दोनों पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है तो केवल इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या होता है काफ़ी वो डिक्रीज़ कर जाता है। दूसरा पॉइंट, जब इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे नॉर्मली जाके स्ट्राइक होता है तो वो सेम पाथ पे रिटर्न बैक भी चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का पार्ट। हमें ये भी पता है कि जब लाइट रे किसी मीडियम से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक किया और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट वापस जा रहा है, और वापस जाने के बाद अगर दो लाइट रे किसी भी पॉइंट पे जाके मिलता है तो जिस पॉइंट पे भी वो मिलता है वहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो इमेज जो होता है वो दो तरह के इमेज होते हैं। कौन कौन दो तरह के इमेज होते हैं देखिए, तो दो तरह का हमारे पास इमेज होता है, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि रियल इमेज हम किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। तो बात करें हम लोग रियल और वर्चुअल इमेज की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा रियल इमेज तो क्या होता है। देखिए, रियल इमेज, इफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कहने का क्या मतलब है कि लाइट रे जो हुआ रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली किसी पॉइंट पे जाके अगर मीट कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। बट अगर सेकेंड तरीके से हम लोग देखें कि अगर वो अपीयर टू मीट है, वहाँ एक्चुअली वो मीट नहीं कर रहा है, अपीयर टू मीट हमें हो रहा है, तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
यानी इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि दो तरह का हमारा इमेज है, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। रियल तब बन रहा है जब एक्चुअली लाइट रे मीट कर रहे हैं, और वर्चुअल कब बन रहा है जब अपीयर टू मीट है। आपके पास बहुत सारे डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, डायग्राम्स में आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रहा है, सेकंड वाले में रियल बन रहा है, फिर थर्ड वाले में रियल बन रहा है, फोर्थ में हमें वर्चुअल मिल रहा है, फिफ्थ में वर्चुअल मिल रहा है, और फिर सिक्स्थ जो इमेज है उसमें हमें रियल मिल रहा है। तो फर्स्ट वाले में देखिए ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि अपीयर टू मीट है, एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रहा है, जस्ट अपीयर टू मीट है यहाँ पे ओ पॉइंट पे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये आई पॉइंट जो शो कर रहा है, आई पॉइंट पे ये एक्चुअली मीट कर रहा है, तो वहाँ पे रियल इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले डायग्राम में हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड वाले डायग्राम में ये लाइट रे इस पॉइंट पे आके एक्चुअली मीट कर जा रहा है। इधर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये एक्चुअली मीट कर रहा है आई पे, और ओ पे ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, इसलिए आई पे रियल इमेज बन रहा है और ओ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे वो मीट करेगा वहाँ रियल बनेगा, एक्चुअल मीटिंग होगी तो, और जिस पॉइंट पे एक्चुअली वो मीट नहीं करेगा वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। इस तरह से हमने इमेज के बारे में जाना कि दो तरह की इमेज रियल और वर्चुअल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मिरर के बारे में। तो मिरर को जनरली टू टाइप्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है कर्व्ड मिरर। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन सरफेस, तो अभी हम प्लेन मिरर के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। तो देखिए प्लेन मिरर अगर हम लोग ऐसे देखें कि प्लेन मिरर होता क्या है, तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। क्लास 10th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, तो प्रॉपर्टीज़ देखिए इमेज जो फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, इक्वल इन साइज होता है दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वो वर्चुअल है, इरेक्ट सीधा है, लेटरली इन्वर्टेड है, और इक्वल साइज़ का है, जिस साइज का आपके पास ऑब्जेक्ट है उसी साइज का है, और इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, जितना आगे आपने उसको रखा उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट का इमेज भी फॉर्म होगा। ये होता है वर्चुअल इमेज का कंडीशंस। यहाँ पे यह होता है प्लेन मिरर का कंडीशन। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है आर को हमने रखा है, जितना पीछे उतना ही पीछे उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हो गई। प्लेन मिरर में हमें एक और टर्म समझना है, डेविएशंस क्या होता है। जैसे नॉर्मली लाइट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे हमें, जिसमें हमें डेविएटेड एंगल, कितने एंगल से लाइट डेविएट हुआ उसके बारे में हमें जानना होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए डेविएशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो डेविएशन क्या होता है। जैसे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन उसको जिस पाथ पे जाना चाहिए उस पाथ पे वो ना जाके अपने पाथ से डेविएट होकर रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए वो उसमें और रिफ्लेक्टेड पाथ के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे जो डेल्टा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन को। और यहाँ हमने फर्स्ट डायग्राम में जो एंगल ऑफ डेविएशन निकाला है उसका वैल्यू कितना है आप देख सकते हो, 180 माइनस 2i। 2i क्यों हमने लिया, क्योंकि r और i लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हो गया, और डेविएशन निकालने के लिए हमने यूज़ कर लिया डेल्टा 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2i यूज़ कर लिया, तो हमें यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। सेकंड वाले में भी देखिए, सेकंड वाले में थीटा एंगल पे दो प्लेन मिरर रखा हुआ है और लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस जा रहा है। तो फाइनल लाइट जो वापस जा रहा है और जो इंसिडेंट लाइट है उस दोनों के बीच का एंगल है जो है उसी को हम लोग बोल रहे हैं डेविएशन यानी डेल्टा। इसको भी हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। तो ये डेल्टा कितना हो गया हमारे पास 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, फाइनल पाथ और ओरिजिनल पाथ के बीच के एंगल को हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो कितना हो रहा है।
नेक्स्ट अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें इसके साथ, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री द इमर्जेंट रे इज एंटी पैरेलल टू द इंक्लाइंड रे इंसिडेंट रे इफ इट इज सफर वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ईच वाट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमको इसको भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक रे आ रहा है जो इंसिडेंट हो रहा है, और इंसिडेंट होने के बाद दो प्लेन मिरर, इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे दो प्लेन मिरर को हमने 90 डिग्री के एंगल पे रखा है। तो 90 डिग्री के एंगल पे जब रखा है वहाँ पे एक रे आके इंसिडेंट हो रहा है, और इंसिडेंट होने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होता है दूसरे से स्ट्राइक करता है और फिर वापस चला जाता है। इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा, स्ट्राइक करता है फिर वापस चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा इमेज का फॉर्मेशन वो कैसा मिल रहा है, हमने क्या देखा है इसमें कि जब हमने दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस किया है तो इंसिडेंट रे जब उसे स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो वापस जाता है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों रे एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशंस की। ये जितनी भी पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है रिलेटेड टू प्लेन मिरर। तो अगर रोटेशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर एक प्लेन मिरर हमारे सामने रखा हुआ है सीधे और उस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि प्लेन मिरर हमें दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस पर। इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द plane of incident through an angle theta by keeping the incident ray fixed, the reflected ray turn through an angle 2 theta। मतलब क्या है इसका कि हमने प्लेन मिरर पहले स्ट्रेट रखा हुआ है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है, उसके साथ इंसिडेंट रे आके उस पर स्ट्राइक कर रहा है और 90 डिग्री पे रखने के कारण इंसिडेंट रे जितना पे स्ट्राइक कर रहा है उतना ही पे वो वापस चला जा रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। तो जब हमने प्लेन मिरर को थोड़ा सा टिल्ट किया थीटा एंगल से, जब इसको हमने रोटेट कर दिया तो क्या हुआ कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना एंगल से टर्न हो जा रहा है, तो 2 थीटा एंगल से टर्न हो जा रहा है। रोटेशंस के बारे में बात करते हैं हम लोग इमेज के बारे में कि नंबर ऑफ़ इमेज कितने फॉर्म होंगे अगर दो प्लेन मिरर को हम लोग किसी थीटा एंगल पे रखते हैं। तो हम बात इसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दो प्लेन मिरर को हम लोग ले लेते हैं, दो प्लेन मिरर हमारे पास है और टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा। दो प्लेन मिरर को हमने कुछ एंगल थीटा पे प्लेस कर दिया, मतलब ये दो प्लेन मिरर है हमारे पास, ये ऊपर वाला और ये एक नीचे वाला, इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, इसको हमने प्लेस कर दिया। तो थीटा एंगल पे जब हमने इसको प्लेस किया तो क्या होगा कि नंबर ऑफ़ इमेज के बारे में हमें देखना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ़ इमेज फॉर्म्ड को दिखा रहा है। इफ़ 360 बाई थीटा इवन इंटीजर, अगर 360 बाई थीटा इवन इंटीजर आ रहा है तब नंबर ऑफ़ इमेज का फॉर्मूला ये होगा, यानी n इक्वल टू हम यूज़ करेंगे 360 बाई थीटा माइनस 1। लेकिन अगर 360 बाई थीटा जो ऑड आ रहा है तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, और वो दो पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम सिमेट्रिकली प्लेस किए हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेज हो जाता है 360 बाई थीटा माइनस 1, और ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली हमने प्लेस किया है तो वहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ़ इमेज होता है वो 360 बाई थीटा होता है, यानी पहले वाला ही फॉर्मूला सेम रह जाता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ऑब्जेक्ट को हम थीटा बाई 2 ऊपर से भी और थीटा बाई 2 नीचे से भी, यानी इन बिटवीन प्लेस कर रहे हैं तब
सेकेंड, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है, उसको भी ध्यान में देते चलिए। उसमें क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए ये थीटा जो दोनों के बीच का एंगल बन रहा है वो अगर 0 डिग्री है, तो जब थीटा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो दोनों मिरर क्या हो जाएगा, मिरर जो हो जाएगा एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगा, और एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगा तो 360 डिवाइडेड बाई हम अगर 0 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, इन्फिनिटी। यानी उस समय नंबर ऑफ़ इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट सेकंड केस की बात करें, अगर थीटा को हमने 90 डिग्री रखा, तो थीटा को 90 डिग्री रखा तब हमारे पास इमेज कितना फॉर्म होगा, 3 इमेज फॉर्म होगा। अगर थीटा हमारे पास 72 डिग्री है तो उस समय इमेज कितना फॉर्म होगा, उस समय हमारे पास इमेज जो फॉर्म होगा वो 4 इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ तक हमने बात की नंबर ऑफ़ इमेज। कुछ और प्लेन मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या है, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में पहला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है उसको हम u वेलोसिटी से, u स्पीड से मिरर की तरफ टुवार्ड्स द मिरर मूव करें तो उसका जो इमेज होगा सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से वो भी मिरर की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रखा हुआ है, दूसरे डायग्राम में देखिएगा, ऑब्जेक्ट को अगर हमने रेस्ट में रखा है और ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के बाद ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट में रखा है और मिरर को u स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ हम मूव करा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो हमारा इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ उसके डबल स्पीड यानी 2u से मूव करने लगेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मैन है जिसका हाइट h है और उसको अपने आप को पूरा उसका अपना कंप्लीट इमेज फॉर्म कराना है मिरर में, तो उस मिरर का साइज कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर मैन का हाइट h है तो कंप्लीट इमेज फॉर्म कराने के लिए उस मैन का उस जो मिरर है उसका साइज जो होना चाहिए वो h/2 होना चाहिए, तब जाके उसका कंप्लीट इमेज फॉर्म हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि एक मैन है और वो एक रूम में है, रूम में सामने की तरफ उसके एक मिरर लगा हुआ है और उसको पीछे के वाल का पूरा तस्वीर देखना है, पूरा पिक्चर, पूरा इमेज मिरर में देखना है, तो उसको कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक रूम है, रूम में सामने की तरफ मिरर लगा हुआ है और उसको, उस मैन को अपने जस्ट पीछे बिहाइंड के जो वाल है उसका पूरा का पूरा इमेज उसको देखना है, तो उसके लिए उसको कहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जब इस तरह का कंडीशन उसको देखना हो और इमेज कहाँ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मिरर होगा उस मिरर का साइज़ क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मिरर का जो साइज होगा वो उस वाल का जो भी साइज होगा उस वाल के साइज़ के 1/3, उस वाल के साइज़ का 1/3 होना चाहिए और मैन को उस वाल से, यानी मैन को उस रूम में मिड में खड़ा होना पड़ेगा। मिडिल पॉइंट पे अगर इंसान वो खड़ा होता है और जो मिरर है वो h/3 हाइट का हो रहा है, यानी वाल का हाइट अगर h है और मिरर का हाइट h/3 है, तब वो अपने आप को वो पीछे वाले वाल को क्लियरली उसका इमेज देख पाएगा, अदरवाइज वो इमेज नहीं देख पाएगा। ये था प्लेन मिरर से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज।